नेक्स्ट टॉपिक है भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई ई, ठीक है, और डी फाई ई भी लिख सकते हैं, डिनोटेड बाय फाई ई, एंड ई फॉर इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फाई ई लिखेंगे एंड मैग्नेटिक फ्लक्स में अपन लिखेंगे फाई बी, ठीक है। तो दोनों फ्लक्स होते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं डेफिनेशन या डिफाइन करते हैं। तो दो डेफिनेशन है, एक तो थ्योरेटिकल है और एक मैथमेटिकल फॉर्म में है। थ्योरेटिकल जो डेफिनेशन है अपने पास है वो इस तरह से है, number of electric field lines perpendicular passes through a surface is called electric flux. Number of electric field lines perpendicular to surface passes through a surface is called electric flux. और दूसरी जो डेफिनेशन है उसकी ये है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, dot product of electric field and surface area is equal to electric flux, so that d phi e is equal to E vector dot ds। सरफेस एरिया ये एलिमेंट है भाई अपने पास, और डॉट प्रोडक्ट ई वेक्टर डॉट ds। अब दो तीन चीजें आते हैं अपने पास। सबसे पहले ये एरिया है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, एरिया जो होता है वैसे एरिया इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, बट फॉर स्मॉल क्वांटिटी इट कैन बी टेकन एज वेक्टर। एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी बट फॉर ए स्मॉल एलिमेंट इट कैन बी टेकन एज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो जब भी अपने पास स्मॉल सरफेस होगा उसके लिए वेक्टर के फॉर्म में एरिया को लिया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर एरिया को वेक्टर के फॉर्म में लेंगे या सरफेस वेक्टर लेंगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होंगी। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के लिए एक ही रूल है, एरिया वेक्टर इज ए परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड इन ए आउटवर्ड डायरेक्शन। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड डायरेक्शन टू प्लेन। अब मैं बता देता हूं कुछ चीजें, उससे समझ में आ जाएगा। ये मेरा हाथ है तो ये सरफेस हो गया, तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन हो गया अपने पास, ये ऊपर की ओर हो गया, तो ये एरिया वेक्टर इस साइड में हो जाएगा। उसके बाद में अपन चलें, जैसे ये है तो ये इधर भी एरिया वेक्टर ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, ये बात हो गई इसकी। उसके बाद में अपन आ जाते हैं, जैसे कोई क्यूब है ना, जैसे मान लो कि आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसी की बात कर रहा हूं मैं। अब क्यूब है तो क्यूब का एरिया वेक्टर यूं हो जाएगा, रूम में अपन अंदर बैठे हुए हैं तो रूम में यूं रहेगा कि जो सीलिंग है उसका वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड तो ऊपर की ओर हो जाएगा, फर्श है उसका एरिया डाउनवर्ड हो जाएगा, इस साइड की वॉल का एरिया इधर आउटसाइड में जाएगा, इस साइड का इधर चला जाएगा, इस बोर्ड वाली वॉल का एरिया जो होगा वो पीछे की साइड में चला जाएगा, और जो सामने की वॉल है उसका एरिया फिर उस साइड में आउटवर्ड हो जाएगा। तो क्यूब के लिए अपने पास क्या समझ में आया, क्यूब के लिए जितने भी स्पेसेज हैं, जितने भी सरफेसेज हैं उनके परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड ले लिया, ये क्यूब का हो गया। आ गया होगा समझ में। उसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं, सिलेंडर है ना। तो सिलेंडर को समझने का तरीका ये मार्कर ही ले लें अपने पास। अब सिलेंडर में तीन सरफेस होते हैं भाई अपने पास, ये सर्कुलर सरफेस फर्स्ट, ये सेकंड सर्कुलर सरफेस हो गया, और ये जो सरफेस है इसको अपन कर्व्ड सरफेस भी कहते हैं और दूसरा सिलेंड्रिकल सरफेस भी कहा जाता है। ये ऊपर वाला सर्कुलर सरफेस हो गया, नीचे वाला भी सर्कुलर सरफेस हो गया, और ये जो सरफेस है ये कौन सा सरफेस कहलाएगा, कर्व्ड सरफेस कहलाएगा अपने पास। कौन सा सरफेस हो जाएगा, ये कर्व्ड सरफेस हो जाता है। तो अब अपन चलें यहां से, इनका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये स्फेरिकल सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड तो ऊपर की ओर हो जाएगा,
या अगर तुम्हारी तरफ लेंगे तो इधर हो जाएगा, इसका ये डाउनवर्ड हो जाएगा, और इधर लेंगे तो मेरी तरफ हो जाएगा। उसके बाद में आता है कर्व सरफेस के लिए किधर होगा, परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर ये सब यहाँ पर, इस जगह से ये परपेंडिकुलर, इस जगह से ये परपेंडिकुलर, इस जगह से ये परपेंडिकुलर, एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है। तो एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और एक बार बता देता हूं मैं, जैसे ये सिलेंडर है, अब इस सिलेंडर में अपने पास एरिया वेक्टर जो होगा 3 पार्ट हो जाएंगे, ये S1, ये S2 हो जाएगा, और ये S3 हो जाएगा। इसका एरिया वेक्टर इस साइड में हो जाएगा, तो ये ds इधर आ जाएगा इसका, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर इधर ले लेंगे, ये ds वेक्टर हो जाएगा। इसका परपेंडिकुलर टू प्लेन हो जाएगा, तो ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, किसी भी जगह पर लिया जा सकता है। और वैसे भी अपने पास अगर कोई कर्व सरफेस है तो हर पॉइंट के लिए एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में होगा, क्योंकि उसमें एलिमेंट जो है ना एक ही जगह फिक्स नहीं है, चारों तरफ है। जैसे ये मैंने हाथ मोड़ रखा है, तो ये सिलेंडर का ही पार्ट हो गया कि नहीं हो गया। अब इस पॉइंट का एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा, यहाँ का एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ का एरिया वेक्टर इस साइड में हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड इन ए आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाता है। आ गया होगा मेरे हिसाब से समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेंडर हो गया, उसके बाद में अपने पास क्यूब हो गया, प्लेन सरफेस में रेक्टेंगल हो गया, उसके स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं जो स्फेरिकल सरफेस है उसमें किधर होगा। स्फेरिकल सरफेस के लिए भी अपने पास यूं ले लो, जैसे ये स्फेयर हो गया, अपने पास कोई भी बॉल ले ली, तो बॉल में सरफेस एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, हर पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में। कैसे होगी, जैसे इस पॉइंट पे फाइंड करते हो तो इधर आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे फाइंड करते हो तो इधर आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर, तो चारों तरफ हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। तो जैसे अपने पास ये स्फेयर ले लिया, तो इसमें एरिया वेक्टर इस पॉइंट के लिए अगर आप लोगे तो इधर हो जाएगा, कोई इस पॉइंट के लिए लेना चाहेगा इधर हो जाएगा, इधर लेना चाहेगा इधर हो जाएगा। तो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अलग अलग हो जाएगा। ये सरफेस एरिया की डायरेक्शन हो जाएगी अपने पास, ये सरफेस एरिया की डायरेक्शन के लिए अपने पास फॉर्मूला है। तो सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 चीजें हैं, एक तो है प्लेन सरफेस हो गया, उसके बाद में क्यूब या क्यूबॉइड हो गया, थर्ड नंबर पर सिलेंडर यूज में आता है, और फोर्थ नंबर पर जो अपने यहाँ यूज में आता है वो स्फेरिकल सरफेस यूज में आते हैं। तो सबके लिए रूल बता ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर वापस आ रहा हूं मैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल हुआ, तो डी फाई ई इज इक्वल टू E vector dot ds vector, and d phi E is equal to, as we know, a dot b E ds cos of theta। आ गया होगा समझ में। अगर अपन यूनिट निकालना चाहें तो इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, एक और यूनिट बनता है इसका वोल्ट इनटू मीटर, ये दोनों यूनिट है। अब अपन फर्स्ट चलते हैं कंडीशन, इफ theta is equal to 0, then E parallel to ds, E parallel to ds, then क्या रहेगा, d phi E is equal to E ds cos 0, वैल्यू ऑफ cos 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा, then d phi E is equal to E ds। सेकेंड नंबर, if theta is equal to 90 degree, then E perpendicular to ds, ठीक है, then d phi E is equal to E ds cos 90, वैल्यू ऑफ cos 90 कितना हो जाता है 0, then we get क्या रहेगा, d phi E is equal to 0। थर्ड नंबर आ जाते हैं, E theta is equal to 180, देखो, then d phi E is equal to E ds cos 180, value of cos 180 -1, then we get d phi E is equal to
EDS। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास फ्लक्स में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है ना। अब मैं एक चीज बता देता हूं कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव का अपने पास कॉन्सेप्ट क्या है, वो देखो। नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट यूं रहेगा भाई, अगर फ्लक्स जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव फ्लक्स होगा, और अगर इनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव फ्लक्स होगा। मतलब फ्लक्स जो है अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव है, और अगर इनवर्ड डायरेक्शन में है तो फिर वो क्या है, नेगेटिव फ्लक्स है। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज से अगर फ्लक्स लोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज का फ्लक्स लोगे तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। कैसे समझा भी देते हैं। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, एक ये स्फीयर ले लिया। अब यहाँ पर अपने पास एक सरफेस एलिमेंट ले लिया मैंने, ठीक है। इस सरफेस एलिमेंट का वेक्टर एरिया की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आउटसाइड में होगा कि नहीं होगा। अब एक बार देखो यहाँ से, E and DS are in same direction so that angle between E and DS is equal to 0. Then we get theta is equal to 0 and d phi E is equal to EDS, फ्लक्स पॉजिटिव आ जाएगा। इसी में अपने पास ये चले कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो अब अपने पास देखो ये इस पे अज्यूम कर लेते हैं, ये आ गया। इसमें अपने पास ds की डायरेक्शन तो इधर हो जाएगी सरफेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होती है, 0.2 चार्ज होती है, तो ये इधर आ गया। एंगल बिटवीन E एंड DS इज 180 सो दैट d phi E इज इक्वल टू माइनस EDS। तो ये फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के, सॉरी फ्लक्स से नेगेटिव हो जाएगा, इसमें फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब है आउटवर्ड है, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब है इनवर्ड डायरेक्शन है। इसीलिए अपने पास दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक तो एंटरिंग फ्लक्स होता है उसको नेगेटिव लेते हैं, और जो लीविंग फ्लक्स होता है मतलब बाहर जा रहा होता है, ठीक है, उसको पॉजिटिव लेना है। जो फ्लक्स एंटर कर रहा है वो अपने पास इनपुट जो हो रहा है, एंटर जो कर रहा है, उसको नेगेटिव साइन में लेना है, और जो लीविंग हो रहा है मतलब आउटपुट या आउटवर्ड डायरेक्शन में है उसको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव फ्लक्स आएगा, नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव फ्लक्स आता है, ठीक है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलो भाई नेक्स्ट। अब एक दो एग्जांपल बता देता हूं मैं। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, है ना, ठीक है, तो ये E हो गया। इसमें कोई सरफेस रखा हुआ है, ये सरफेस है। ये सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से वो 30 डिग्री के एंगल पर है। कितने एंगल पर है, 30 डिग्री के एंगल पर है। तो अब सपोज दैट कि ds का वैल्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन क्या फाइंड करना है अपने को, फ्लक्स d phi E इज इक्वल टू EDS cos ऑफ थीटा। E का वैल्यू मान लो कि 10 न्यूटन कूलम इनवर्स है। सबसे पहले थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये तो 10 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10 टू पावर -2 हो जाएगा। कोस कितना आएगा, कोस 30 नहीं आएगा भाई, यहाँ पर रीजन बताता हूं मैं। सबसे पहले ये E है, ये सरफेस जो है E वेक्टर से 30 डिग्री के एंगल पर है, पर सरफेस एरिया किधर होगा वो बताना है अभी तो अपने को। तो सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब देखो एक बार, ये सरफेस है तो ये सरफेस एरिया इसके परपेंडिकुलर खींच दिया मैंने,
ये परपेंडिकुलर, ये ds वेक्टर हो गया। अब अपन चले, ये राइट एंगल है, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पर अपने को यूज में लेना है cos 60, 40, 10 टू पावर -2, cos 60 का वैल्यू हाफ हो जाएगा, एंड वी गेट 20 इंटू 10 टू पावर -2 वोल्ट इंटू मीटर। ये अपने को ध्यान रखना है भैया, ठीक है। तो आ गया समझ में एंगल कैसे लिया है मैंने काम में, ठीक है। इसी तरह से अपने पास जैसे ये दे रखा है, ये ई वेक्टर है, इसमें ये कोई सरफेस यूं रखा हुआ है। अब इसका सरफेस एरिया इधर ले लेते हैं अपन, तो ds हो गया। थीटा कितना काम में लोगे? 0 डिग्री। थीटा कितना काम में लेना पड़ेगा अपने को? 0 डिग्री। और अगर मान लो कि ये पोजीशन है, अभी देखना, ये है, ठीक है, ये ई वेक्टर है। अब इसका एरिया ये इधर होगा कि नहीं होगा? तो ये ds हो गया। एंगल कितना हो गया E एंड ds के बिटवीन? 90 डिग्री हो गया। थीटा इज इक्वल टू 90। जब थीटा 90 के इक्वल होगा, देन d फाई E इज इक्वल टू E ds cos 90। cos 90 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो दो चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? देखो, यहां से देखो, इसमें फ्लक्स 0 है, फ्लक्स 0 है, तो ये सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि इफ ए सरफेस इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, a surface is placed parallel to electric field, then flux is equal to 0। ये रहा, यहां से आ गया होगा समझ में। उसके बाद में यहां से आ जाओ, ये रहा, ये सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने डिग्री पर रखा हुआ है? 90 पर। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस बोल रहा हूं मैं अभी, तो 90 पर रखा हुआ है। देन फ्लक्स थीटा इक्वल टू कितना हो रहा है? 0। फ्लक्स मैक्सिमम होगा, फाई इज इक्वल टू ईडीएस cos 0, वैल्यू ऑफ cos 0 1 हो जाएगा। इट मींस अपने पास क्या हुआ? इफ ए सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ए surface is placed perpendicular to electric field, then flux is maximum and positive or a negative। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। चलो जी भाई, नेक्स्ट है गॉसेज लॉ। देखो भाई, गॉसेज लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, नेट लीविंग फ्लक्स फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon times of a is a 1 upon epsilon times of a total charge inside this surface। देखो, दोबारा बोल देता हूं मैं, नेट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, नेट लीविंग फ्लक्स from a closed surface is a 1 upon epsilon times of total charge inside of surface। ठीक है, तो नेट लिविंग फ्लक्स मतलब आउटवर्ड में कितना फ्लक्स आ रहा है, तो ये आ गया अपने पास, देखो फाई ई, ये नेट लिविंग फ्लक्स हो गया।
इंटीग्रेट करना पड़ेगा भाई, रीजन डी फाई ई होता है ईडीएस, ये इंटीग्रेट कर दिया, ई वेक्टर डॉट डीएस, ये राउंड जो लगाया है ये क्लोज सरफेस को शो करता है अपने पास, तो फाई ई नेट लिविंग फ्लक्स क्लोज सरफेस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, सो दैट sigma it is equal to 1 upon epsilon times of total charge, and total charge inside of surface is taken sigma q. Clear? For a vacuum epsilon is equal to epsilon 0, so that phi e is equal to e vector dot ds सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन है 0 और एप्सिलॉन है नॉट। आ गया होगा समझ में अपने पास फ्लक्स का फॉर्मूला, तो ये नेट फ्लक्स हो जाएगा, इससे अपन नेट फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं, ये गॉसेस लॉ है, ठीक है। अब आते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसेस लॉ। ऑफ है गॉसेस लॉ, देखो भाई प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज एप्लीकेबल ओनली एप्लीकेबल फॉर ए क्लोज्ड सरफेस नॉट फॉर ओपन सरफेस। देखो भाई इट इज ए ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस नॉट फॉर ए ओपन सरफेस। तो गॉसेस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? केवल क्लोज सरफेस के लिए है, ओपन सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? क्लोज सरफेस में अपने पास आप जानते ही हो, जैसे स्फेयर ले सकते हैं, सिलेंडर ले सकते हैं, क्यूब ले सकते हैं, क्यूबॉइड ले सकते हैं, हेमीस्फेयर ले सकते हैं, तो इनके लिए एप्लीकेबल होगा। अब कई बार क्या रहता है कि जैसे एक तुम्हारी बुक में भी क्वेश्चन ही है कि ये स्क्वायर है, तो मेरा हाथ ही मान लो अपने पास ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर का मिड पॉइंट है, यहां से 10 सेंटीमीटर अबोव एक पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट पर +2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। ये स्फेयर है, स्फेयर से 10 सेंटीमीटर अबोव में +2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि इस स्क्वायर से नेट फ्लक्स फाइंड करना है अपने को, तो सबसे पहले आ जाए गॉसेस लॉ अप्लाई करना है। अब गॉसेस लॉ अप्लाई करना है तो वो तो क्लोज सरफेस के लिए है, ओपन सरफेस के लिए कैसे अप्लाई करें? तो मेथड ये है कि है तो ओपन सरफेस, अब ये मेरा हाथ मान लो ये स्क्वायर हो गया, ये यहाँ पर चार्ज हो गया 10 सेंटीमीटर पर, तो मार्कर की जगह पर चार्ज मान लिया। अब अपने पास मेथड ये रहता है कि ओपन सरफेस को क्लोज सरफेस में एक बार कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो तरीका ये है, ये एक फेस हो गया, एक फेस यूं अज्यूम कर लिया मैंने, एक फेस यहाँ जूम कर लिया, एक यहाँ कर लिया, एक यहाँ कर लिया और एक ऊपर कर लिया। आ रहा होगा समझ में? मतलब चारों तरफ 5 फेस अज्यूम कर लिए, 5 फेस अज्यूम कर लिए तो क्यूब बन गया कि नहीं बन गया? जैसे क्यूब बना, ये चार्ज अभी तो यहाँ था, अब ये चार्ज बीचों बीच में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब सरफेस क्लोज हो गया कि नहीं हो गया? क्यूब के लिए तो अपने पास गॉसेस लॉ एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? क्यूब के लिए एप्लीकेबल होगा, तो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन 0। ये जो आंसर आया वो क्यूब के लिए आया, जबकि अपने को गिवन क्या है? स्क्वायर गिवन है, क्यूब गिवन नहीं है। अपन ने क्यूब अज्यूम कर लिया। अब स्क्वायर के लिए करना है तो क्या करेंगे? बहुत इजी मेथड है, अपन ने 6 फेस के लिए फाइंड कर लिया फ्लक्स को, 1 फेस के लिए क्या करोगे? 6 से डिवाइड कर देना। 1 फेस के लिए क्या करोगे? 6 से डिवाइड कर देंगे, तो बाय 1 फेस, एक फेस के लिए क्या हो जाएगा? 5 days इज इक्वल टू 5/6 एंड वी गेट 2 into 10⁻⁻6 अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। ये इसका फ्लक्स हो जाएगा, और ये इसको फाइंड करने का तरीका, तो अपन यूं तो जो है क्लोज सरफेस के लिए होता है, बट अपन किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसको? ओपन सरफेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पर अज्यूम तो अपने को क्लोज सरफेस ही करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। उसके बाद में अपन चलते हैं
फ्लक्स ओनली डिपेंड्स ऑन चार्जेस इनसाइड ऑफ सरफेस। फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन चार्जेस इनसाइड ऑफ ए सरफेस। मतलब सरफेस के इनसाइड में जो चार्ज है ना, फ्लक्स की कैलकुलेशन में केवल वही शामिल होंगे, आउटसाइड वाले चार्जेस शामिल नहीं होंगे। बट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड चार्जेस एंड आउटवर्ड चार्जेस, इनसाइड चार्जेस एंड आउटसाइड चार्जेस बोथ आर कंसिडर्ड। मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो इनसाइड वाले भी चार्ज यूज में लेने हैं, आउटसाइड चार्ज भी यूज में लेने हैं। जबकि फ्लक्स में अपने को कौन से चार्जेस यूज में लेने हैं, केवल इनसाइड वाले चार्जेस ही यूज में लेने हैं, आउटसाइड वाले चार्जेस यूज में नहीं लेने हैं। ये बात हो गई। उसके बाद में अपन चलते हैं फ्लक्स से नो डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। फ्लक्स से नो डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ सरफेस। शेप पे डिपेंड भी नहीं करता है। कैसे? जैसे ये शेप है, इसमें 2 माइक्रोकूलम है, ये स्क्वायर है, ये 2 माइक्रोकूलम है, इसमें भी 2 माइक्रोकूलम है। इन सब में अगर गॉसेस लॉ से फ्लक्स निकालोगे तो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा क्यू का वैल्यू 2 × 10⁻⁶ अपॉन एप्सिलॉन 0। इसमें 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 आंसर तीनों में सेम आएगा क्या? नहीं आएगा। इट मींस क्या हुआ कि गॉसेस लॉ और नेट, इन गॉसेस लॉ नेट फ्लक्स नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। साइज भी मैटर नहीं है इसमें अपने पास। जैसे ये है, इसमें 2 माइक्रोकूलम है, अगर इसका साइज डबल कर दें अपन, ये डबल कर दिया, चार्ज वही रखें, फ्लक्स सेम होगा कि नहीं होगा? φ1 = 2 10⁻⁻⁶ अपॉन एप्सिलॉन नॉट and φ2 is also equal to 10⁻⁻⁶ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों फिर इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब साइज एंड शेप डजंट मैटर फॉर ए फ्लक्स इन गॉसेज लॉ। तो साइज और शेप में कोई चेंज कर दो, गॉसेज लॉ में अपने पास फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होता है। हो गया क्लियर ये भी? इसके बाद में आ जाते हैं अपने पास, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो जी भाई, नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में गॉसेज लॉ में चल रहे हैं। गॉसेज लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर दो सरफेस इन विच इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो। मतलब गॉसेज लॉ उसी जगह पर एप्लीकेबल हो सकता है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ जानते ही हो आप, प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब ये चीज कूलोम्स लॉ में आती है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि गॉसेज लॉ जो है वो कूलोम्स लॉ की सब्सिडरी है अपने पास। ठीक है, मतलब गॉसेज लॉ उसी जगह पर एप्लीकेबल हो पाएगा जहां पर कूलोम्स लॉ एप्लीकेबल है। और वैसे भी मैं ये बता देता हूं कि गॉसेज लॉ की जरूरत ही क्यों पड़ी। कूलोम्स लॉ अपने आप में सफिशिएंट है भी सफिशिएंट, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अपने पास क्या होता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब लार्ज स्केल पे होता है तो कूलोम्स लॉ में कैलकुलेशन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है भाई। कैसे? जैसे मान लो कि कोई लार्ज अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, 10,000 चार्जेज हैं और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है अपने को। तो अब पहले सबसे पहले कूलोम्स लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हर चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर सबका समेशन लेंगे अपने पास। तो लॉन्ग मेथड हो गया कि नहीं हो गया? जैसे भी फिजिक्स और मैथ्स में टोटल अगर अपने को फाइंड करना है या सम फाइंड करना है तो दो मेथड हैं भाई। एक तो है
अलजेब्रिक सम जिसको सिग्मा या समेशन कहते हैं, सब जानते हो। एक दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन। दूसरा मेथड क्या है? इंटीग्रेशन मेथड है। आप जानते हो समेशन में तो अगर 1000 टर्म है तो 1000 टर्म लिखनी पड़ेगी अपने को, जबकि इंटीग्रेशन में अपने पास लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट से ही काम चल जाता है, बीच वाली जो है लिमिट्स उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इंटीग्रेशन इजी हो गया कि नहीं हो गया? खास तौर से जो लार्ज अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हैं, तो इंटीग्रेशन इजी हो गया। अब आप ये जानते हैं गोसेज लॉ में इंटीग्रेशन यूज आता है कि नहीं आता है? तो गोसेज लॉ जो है वो कैलकुलेशन को इजी बना देता है। कैलकुलेशन को इजी कैसे बना देगा? क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन यूज में आएगा। इंटीग्रेशन यूज में आएगा तो अपने पास है कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाती है, इसलिए गोसेज लॉ यहाँ पर यूज में आते हैं। तो गोसेज लॉ और कूलोम्स लॉ अलग अलग नहीं है। कूलोम्स लॉ का असिस्टेंट ही गोसेज लॉ है अपने पास। दूसरी एक चीज और है, अब अपन जानते हैं कि इंटीग्रेशन तो तब यूज में आएगा जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी भी चीज का। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा ही काम में आता है भाई। कैसे? जैसे एक दीवार है, एक दीवार जो है वो पत्थरों से बनी हुई है, आप उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। रीजन, पत्थर का साइज सबका अलग अलग होता है कि नहीं, कोई छोटा पत्थर कोई बड़ा पत्थर। अब मान लो कि दीवार की लेंथ जो है वो 10 मीटर है, तो आप उसमें लिमिट ये नहीं लगा सकते कि 1 to 10। उसका रीजन भी है पत्थरों का साइज सेम नहीं है। पत्थरों का साइज सेम नहीं है तो अपन ये कह सकते हैं कि एलिमेंट सेम नहीं है, सेम साइज के एलिमेंट नहीं है। जबकि अगर यही दीवार यही वॉल ईंटों से बनी हुई हो, ब्रिक से बनी हुई हो, तो अब आप जानते हैं कि हर ईंट या हर ब्रिक की लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इक्वल होती है कि नहीं होती है। इसमें आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे सेम हो जाएंगे। इसमें अपन लिमिट लोअर लिमिट टू अपर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक चीज और हो गई कि गोसेज लॉ कहाँ एप्लीकेबल होगा? गोसेज लॉ इज ओनली एप्लीकेबल इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं होगा देन गोसेज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। आ गया होगा समझ में अपने पास? तो गोसेज लॉ में एक तो ये हो गई। उसके बाद में एक चीज और चलते हैं। गोसेज लॉ में जो सरफेस अज्यूम किए जाते हैं वो सरफेस रेगुलर ज्योमेट्रिकल अपने पास शेप होने चाहिए उनके। कैसे होने चाहिए? रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होने चाहिए। अब रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप में क्या क्या आ गए? जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फेयर हो गया, उसके बाद में सिलेंडर हो गया। ये रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप लेने का ये फायदा मिलता है अपने को कि इनका एरिया निकालना, इनका वॉल्यूम निकालना इजी होता है भाई। रीजन, इनके एरिया के फॉर्मूलाज हैं। जबकि जैसे मान लो कि यूं तो आप टेढ़ा मेढ़ा भी ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अब इसका एरिया निकालना टिपिकल काम है कि नहीं है? जबकि अपन जानते हैं कि स्क्वायर वगैरह ले लिया तो एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप आर अज्यूम्ड इन गोसेज लॉ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? कोई डाउट हो आप मुझे बता देना। ठीक है, थैंक यू।